मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं आप लोग के सामने एक अलग विषय, जिसको हम कह सकते हैं निबंध कैसे लिखते हैं संस्कृत में, इस विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके लिए मैंने निबंध लेखनम, संस्कृत निबंध लेखनम, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या परिभाषा है और किस प्रकार से उसका लेखन होता है, किस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसके विषय में उदाहरण के साथ बतलाने का प्रयास किया है। तो इस फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि निबंध, आखिर निबंध क्या है। क्योंकि संस्कृत निबंध में एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है जिसको हम लिखते हैं, और इसमें मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है, और एक अच्छे कह सकते हैं अंक प्राप्त करने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम किस ढंग से, किस प्रक्रिया से, किस विधि से उसको लिखें, ताकि हम छोटे में भी बहुत सारगर्भित बातों को डाल सकें। तो इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है कि आपको सारी बातों की जानकारी दे सकूं। और आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि निबंध क्या है। तो निबंध में देखिए दो पद हैं, नि और बंध। तो निबंध का क्या हुआ कि निश्चित रूप से जो बंधा हुआ है। अब कैसे बंधा हुआ है, इसको समझने के लिए जो विचारों की जो अभिव्यक्ति, विचाराणाम अभिव्यक्तये शब्दार्थयोः निश्चित रूपेण सम्यक रूपेण वा बंधनमिति निबंध। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे विचारों की जो मेरे विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द एवं अर्थ दोनों का सहारा लिया जाता है। तो उसका जो निश्चित रूप से और एक नियम के तहत एक सम्यक रूप से एक सुंदर सुसज्जित जो कह सकते हैं शब्दों का जो गुंफन हो जाता है, वह जो बंध है, वह क्या हो गया, निबंध है। तो निबंध से परिभाषा इस पहले स्लाइड में मैंने ये बताने का प्रयास किया है। विचाराणाम अभिव्यक्तये शब्दार्थयोः निश्चित रूपेण सम्यक रूपेण वा बंधनमिति निबंध। अब इस दूसरे स्लाइड में अब मैं ये बताऊंगी कि निबंध का क्या भेद है। निबंध चूँकि विषय जो होता है वह हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित होता है। जो भी घटनाएं घटती हैं या जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जो अद्भुत उत्कृष्ट जो निधि है, उन सभी से संबंधित विषयों का चयन किया जाता है। फिर भी एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक छोटे रूप में हम इसको एक सरल रूप में एक हम इसके भेद को निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें जैसे हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है, जो हमारी जो उत्कृष्ट परंपरा है, प्राचीन जो परंपरा है, उस पर आधारित जो भी विषय होंगे वह वैदिकः शास्त्रीयः च निबंधा, वह क्या है, वैदिक और शास्त्रीय निबंध हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वेदानाम महत्वम, वेदों का क्या महत्व है इसमें, और पुराणम पंचलक्षणम, इस ढंग का जो उदाहरण आता है वह क्या हो गया, वैदिक एवं शास्त्रीय निबंध हो गए। अब इसके पहले ही पॉइंट में मैंने ये स्पष्ट किया कि निबंध के जो भेद हैं वो हो गए, पहला है वैदिकः शास्त्रीयः च निबंधः, जिसमें वेदानाम महत्वम पुराणम पंचलक्षणम आदि इस प्रकार के विषय का चयन किया जाता है। या जैसे हम कह सकते हैं उपनिषदाम महत्वम, उपनिषदों का क्या महत्व है, इस ढंग के विषय को हम वैदिकः शास्त्रीयः च निबंधः इस श्रेणी में रखते हैं।
दूसरा पॉइंट है आलोचनात्मकः निबन्धः। आलोचनात्मकः निबन्धः जिसमें हम समालोचना करते हैं, जिसमें कवि के विषय में कुछ प्रशस्तियाँ दी जाती हैं, उसके विषय में हम कुछ उसकी व्याख्या उसको विस्तार से लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे आलोचनात्मक निबंध में जैसे उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं काव्येषु माघः। इस प्रकार दंडिनः काव्य जो लालित्यम है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरह जैसे न्यायशुद्धे पद लालित्यम, फिर महाकवि भारवी, इस प्रकार के जो विषय हैं वह किसके संदर्भ में आता है, तो आलोचनात्मकः निबन्धः। ये जो हैं वो आलोचनात्मक निबंध होते हैं जिसमें कवि प्रशस्तियों के विषय में विस्तार रूप से उसका वर्णन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है विचारात्मकः निबन्धः। विचारात्मकः निबन्धः क्या है, जिसमें हम विचार प्रकट करते हैं। एक वर्णन की शैली होती है, इसमें वर्णनात्मक शैली होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उस पर हम अपना विचार देते हैं। यथा विद्यार्थी जीवनम, विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है, इस पर हम लेख लिखें, निबंध लिखें, तो वो किस प्रकार का निबंध हो जाएगा, विचारात्मक निबंध। और वैसे ही भारतीय संस्कृति हो गया, या संस्कृत भाषायाः महत्वम, इस प्रकार के जो विषय हैं वो क्या हैं, विचारात्मकः निबन्धः, विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। और चौथा पॉइंट है आख्यानात्मकः निबन्धः। आख्यानात्मकः निबन्धः मतलब जैसे हम किसी घटना का, किसी सही परिदृश्य का जो एक आख्यान प्रस्तुत करते हैं, एक वर्णन प्रस्तुत करते हैं, वह या किसी की जीवनी के विषय में हम लिखते हैं, उनके कर्म प्रधान विषयों को हम जो लेते हैं वह क्या है, आख्यानात्मक निबंध है। एक समझिए वो जीवन परिचय, जैसे महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, या फिर जैसे ऋतुओं में वसंत वर्णनम, इस ढंग का जो विषय है वह आख्यानात्मकः निबन्धः के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हम इसका एक मतलब ऐसा नहीं है कि इस भेद को एक हम निश्चित मान लें, लेकिन विषयों की जो इतनी विविधता है उसमें कुछ हम उसको बिंदुवत उसको हम निर्धारित कर सकते हैं, और उसी आधार पर मैंने यहाँ पे जो संस्कृत निबंध है उसके भेदों का एक विभाजन प्रस्तुत किया है। इस स्लाइड में मैं ये बतलाने का प्रयास करूँगी कि निबंध का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत निबंध हम लिखते हैं तो उसका स्वरूप कैसे, हम किस तरह से हम शुरुआत करें, मध्य का जो पोर्शन है, भाग है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, और उसका जो कंक्लूजन पॉइंट, दैट इज़ उपसंहार जो कहते हैं, समरी, वो क्या होना चाहिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट जो है भूमिका। तो भूमिका क्या है, जैसे हम कोई विषय लेते हैं, उसके विषय में इसको हम उदाहरण के साथ मैंने बताया है, तो इसलिए अभी हम केवल इन बिंदुओं को केवल जानें कि पहला भूमिका होता है, उसके बाद विस्तार है, और तीसरा जो है उपसंहार। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे उपमा कालिदासस्य, ये बहुत ही प्रसिद्ध विषय है, और इस पर जैसे संस्कृत साहित्य में इस पर निबंध आता ही आता है। शास्त्रीय जो निबंध से संबंधित जो विषय है उसमें ये प्रमुख है। तो उपमा कालिदासस्य, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके विषय में मैं आपको यहाँ बताऊंगी। भूमिका, अब भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, पहले कालिदास के विषय में कुछ बताएं, उनके इस कथन के अनुसार कालिदास के विषय में। अब ऐसा नहीं कि उनकी क्या जन्म काल है, तो किस ढंग से उनकी जीवनी है, इतना विस्तार में नहीं लिखना है। एक भूमिका देनी है, वह भी किसके एस्पेक्ट में, तो उपमा कालिदासस्य, इस विषय के, इस क्षेत्र के अंतर्गत ही हमें भूमिका प्रस्तुत करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भूमिका
उपमा कालिदासस्य इति कथनानुसारम कालिदासस्य सामान्य परिचयः। इसका क्या अर्थ हुआ कि कालिदासस्य काव्यशैली किमस्ति संस्कृत साहित्य आकाशे कालिदासः कीदृशः प्रतिष्ठापितः भवति इति सम्पूर्ण विषयः अस्य कथनानुसारं वर्णयति इति आवश्यकम्। तो ये समझना चाहिए कि उपमा कालिदासस्य इति कथनानुसारम कालिदासस्य सामान्य परिचयः। भूमिका में आप दे सकते हैं कि इस कथन के अनुसार जैसे अलंकार है, अलंकार के कई भेद हो गए, उसमें उपमा की क्या विशिष्टता है, उसमें कालिदास की क्या स्थान है, इसके विषय में एक आपको सामान्य परिचय देनी होगी। जैसे कुछ विषय हैं, जैसे इनकी उपमा रम्य है, मनोहारी है और शिक्षाप्रद है, साथ ही जीवन दर्शन को भी बतलाता है। तो हम कह सकते हैं अस्य उपमा रम्यः मनोहारिण्यः शिक्षाप्रदाः सन्ति। तो भूमिका में आप समझ लीजिए कि इसी परिप्रेक्ष्य पर एक छोटी सी आपको भूमिका प्रस्तुत करनी है। दूसरा पॉइंट है विस्तारः। अब उपमा कालिदास से इस पर निबंध लिखना हो तो उसका हम विस्तार कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम कालिदास की जो उपमा शैली में जो विशेषता है और उसके जो विविध रंग हैं उसको हम यहाँ उदाहरण सहित उनकी रचनाओं से संदर्भ लेते हुए उसको यहाँ हम वर्णन करेंगे, एक विस्तार देंगे, एक विचार प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, विविध विषयकः उपमाः तेषाम् उदाहरणं विवेचनं यथा वेद विषयकः, यज्ञ विषयकः, दर्शन विषयकः, व्याकरण विषयकः, ज्योतिष विषयकः, राजनीति विषयकः च। कहने का अर्थ क्या है कि उपमा का उन्होंने जो प्रयोग किया है उसके बहुरंग आयाम है। कहने का मतलब वो अनेक विषयों पर निर्भर है, आधारित है। तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस विशिष्टता को बतलाने के लिए उदाहरण के साथ उसका विवेचन करेंगे। अब जैसे वेद से ली गई है उपमा, यज्ञ विषयक उपमा है, दर्शन से संबंधित है, व्याकरण शास्त्र से भी संबंधित उन्होंने उपमा ली है, ज्योतिष से भी संबंधित है। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं, उन सारे जो विषय हैं उनके संदर्भ को लेते हुए उनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो उद्धृत श्लोक है तदनुसार उसका एक संपूर्ण आप वर्णन कीजिएगा। तो ये विस्तारा है, ये बीच का जो भाग है वह आएगा निबंध में। और अंतिम जो है वो उपसंहार। अब उपसंहार में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि जो उपमा कालिदास से कही गई है वो जो है इस आधार पे, इस वर्णन के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि ये जो कालिदास के प्रति जो प्रशस्ति दी गई है वह सही है। तो हम निष्कर्ष, एक उपसंहार को हम एक निष्कर्ष कह सकते हैं कि निष्कर्षतः साहित्य समालोचक है साधुक्तम उपमा कालिदासस्य। इस प्रकार आप एक निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, बहुत ही संक्षिप्त, एक पॉइंट वाइज आपको बतलाने का प्रयास किया है कि आखिर हम लिखेंगे कैसे, संस्कृत निबंध को हम लिखेंगे कैसे। तो इन्हीं 3 बिंदुओं में उसको बांधेंगे और उसके बाद उसका भूमिका, विस्तार और फिर अंत में निष्कर्ष। इस तरह से एक अच्छी एक उत्कृष्ट निबंध लिखी जा सकती है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने ये मैं आशा करती हूँ कि संस्कृत निबंध लिखने में जो आपको कठिनाई होती है वह आप शायद इस लेक्चर को सुन के बहुत हद तक उसका निराकरण आपके सामने आया होगा। और इसको एक उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस, अभ्यास कीजिए और तब आप एक अच्छा निबंध संस्कृत में लिख सकते हैं। उसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कर्ता और क्रिया का जो समन्वय होता है, फिर विधेय और विशेष्य का जो समन्वय होता है, ये सभी चीज़ें एक जो संस्कृत का जो मौलिक
ज्ञान है व्याकरण का, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है, और इसके बाद वो आप आसानी से संस्कृत निबंध लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और अगली क्लास में फिर नए विषय लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।